everyone, good morning. So it's a chilly morning. Today we will be studying about we'll be further studying about pedagogy. We started about it. We will discuss about language skills and proficiency today in this class. So as you know, we are approaching the end of the classes also related to the English language. In the previous class, I talked about the concepts of the 4 skills that are there in language. पिछली क्लास में हमने 4 स्किल्स के बारे में पढ़ा था जो लैंग्वेज की होती हैं और जरूरी है लैंग्वेज सीखने के लिए और लैंग्वेज सीखने में हेल्प भी करती है. तो वो 4 स्किल्स कौन सी थी? अगर किसी ने ऑलरेडी वो वीडियो देख ली है तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन कि वो 4 स्किल्स कौन सी है, राइट? तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? हमने अभी तक ये सीखा है कि किस तरीके से लैंग्वेज, जिसकी हम क्या बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चा. तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से हम सीख सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज एक एसोसिएटेड लैंग्वेज है, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट ये एक L2 लैंग्वेज है जिसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज 2 कहते हैं. वाई? बिकॉज हम इसे एक्वायर करते हैं और हम इसे धीरे धीरे लर्न करते हैं. जो हम बचपन से सीख रहे होते हैं उस लैंग्वेज को हम L1 कहते हैं और इसको हम L2 का दर्जा देते हैं. ठीक है. एंड ये कैसे फॉरेन लैंग्वेज से डिफरेंट है? क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट काम, पैसे कमाने के लिए, मे बी उस देश के बारे में ज्यादा जानने के लिए यूज करते हैं. बट योर इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसे ग्लोबल सिटीजन बनना है. किसी को अगर तो ज्यादा बेटर सीखना है तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना जरूरी है. इसलिए हम इंग्लिश सीखते हैं. अब इंग्लिश की हम पेडागॉजी पढ़ते हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पेडागॉजी का मतलब क्या होता है. पेडागॉजी का मतलब होता है बचपन से किसी चीज को सीखना. तो किस तरीके से टीचर आपको सिखाती है. टुडे इन दिस क्लास हम डिस्कस करेंगे कैसे आप प्रोफिशिएंसी मतलब आप एक परफेक्ट तरीके से लैंग्वेज सीख सकते हो. और हम कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, राइट? सो ग्रेजुअली पढ़ते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता क्या है. तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी. अब अगर किसी को मतलब नहीं पता प्रोफिशिएंसी का, तो प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज के अंदर आप अपना बेस्ट एफर्ट्स देकर बेस्ट बनने का ट्राई करते हो. दैट इज प्रोफिशिएंसी. प्रोफिशिएंसी होता है कोई एबिलिटी जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो. ऐसी चीजें जो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो, वो आपकी एबिलिटी है और उसको बिना किसी गलती के आप कर सकते हो, उसे हम कहते हैं प्रोफिशिएंसी. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सिमरन को ये काम करने की प्रोफिशिएंसी है, इसका मतलब वो ये जो काम के बारे में मैं बात कर रही हूं वो बिना गलती के कर सकती है. उसके अंदर वो बेस्ट है, उसके अंदर वो सबसे मार्वेलस काम करती है. दैट इज व्हाट? दैट इज प्रोफिशिएंसी. सो द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पीक और परफॉर्म इन एन एक्वायर्ड लैंग्वेज. तो एक ऐसी लैंग्वेज जो उन्होंने एक्वायर किया है उसको वो बहुत फराटेदार एकदम मस्त तरीके से अगर बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि उनको लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है. ठीक है. उनको वो चीजें ढंग से समझ आती हैं. ओके. सो अभी तक गुड मॉर्निंग. ओके. सो आई होप सब लोगों को क्लास दिख रही है ऑनलाइन और कोई दिक्कत नहीं है. एनीवे, चलो हम आगे पढ़ते हैं. अगर बीच में कोई दिक्कत होगी तो यू हैव टू टेल मी. एंड मैंने अभी तक क्या सवाल पूछा है, ऑलरेडी आस्क्ड यू कि किस तरीके से हमारी जो लैंग्वेज है उसकी स्किल्स क्या है. तो 4 स्किल्स हैं. मैंने आपको बोला था आपको कमेंट करना है कि वो 4 स्किल्स कौन सी हैं. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट नॉइज. आई विल गेट समवन फिक्स्ड इट.
मैं उन्हें रोकने के लिए बोलती हूँ, ये जो आवाज बीच में आ रही है। गुड मॉर्निंग बिंदु। बिंदु, क्या आप मुझे बता सकती है 4 स्किल्स कौन सी थी जो हमने पहले डिस्कस की थी? कौन सी 4 स्किल्स थी जो हमने डिस्कस की थी? एंड ऑल्सो आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या सब कुछ समझ आया है अभी तक या नहीं? बिकॉज हम 2 दिन या 3 दिन के गैप में मिल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप टच से चले जाते हैं। अगर कुछ ऐसा जो अभी तक आपको समझ नहीं आया है, सो आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। एनीवे, तो अभी हम क्या कर रहे हैं बिंदु, हम लोगों ने पढ़ा लैंग्वेज स्किल के बारे में, ठीक है? तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और लैंग्वेज अगर आप अच्छी तरीके से बोलने लग जाते हैं उसको हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी। अगर आपने अपनी एक्वायर्ड लैंग्वेज बिना किसी गलती के सीख ली है उसको हम कहते हैं प्रोफिशिएंसी। इट रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू यूज अ लैंग्वेज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस इंक्लूडिंग स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और यही है कौन, हमारी 4 स्किल्स जो मैंने अभी आपसे पूछा था। हमारी ये है 4 स्किल्स कि स्पीकिंग क्या होता है, लिसनिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है। स्पीकिंग होता है बोलने में बहुत अच्छा हो जाना, लिसनिंग होता है सुनने में अच्छा होना, रीडिंग होता है पढ़ने में एकदम प्रोफिशिएंट हो जाना, और राइटिंग होता है लिखने में। तो जब आप ये चारों स्किल्स के मास्टर बन जाओगे तब आप क्या बोलोगे कि मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंट होल्डर हूं, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ढंग से बोल पाता हूं। सो प्रोफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स, सिंटैक्स, वोकैबुलरी, सेमेंटिक्स एंड अदर एरियाज दैट डेमोन्स्ट्रेट लैंग्वेज एबिलिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रोफिशिएंसी इज मेजर्ड। हम प्रोफिशिएंसी को नापते कैसे हैं, हम उसे तोलते कैसे हैं, हम उसे मेजर कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स की बात है, आप ये तो बोल नहीं सकते मेरे को 2 किलो की प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश में, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हो। तो प्रोफिशिएंसी को क्या करना पड़ता है? मैम पीडीएफ अपलोड नहीं होती हैं, पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही हैं, मैंने ऑलरेडी सारी पीडीएफ दे दी है मीनू, आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड गुड मॉर्निंग ऑल्सो। आज मैं दोबारा बोल देती हूँ कि पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। यस, एंड द स्किल्स आर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। सारी पीडीएफ दोबारा अपलोड होंगी, पक्का पक्का प्रॉमिस, ठीक है? अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं ताकि हम क्लास जल्दी जल्दी से खत्म करके एक बारी एमसीक्यू सेशंस भी कर पाए, ठीक है? तो मैं एक सेशन लूंगी जिसके अंदर आई विल ट्राई टू सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं, एंड ताकि मुझे पता लगे कि आप और मैं सेम पेज पे है या नहीं है, ठीक है? एंड आई वुड इंकरेज यू कि आप भी अभी से ही पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने लग जाएं। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने ये सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने यूजीसी नेट जब क्लियर किया था ऑनेस्टली, मैंने बिल्कुल भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए थे, ठीक है? सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पेपर क्लियर किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा बहुत थोड़े से रह गया था, और उससे मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं पीवाईक्यू जरूर करूंगी, बिकॉज मुझे पता है पीवाईक्यू सेम नहीं आते हैं, लेकिन घुमा फिरा के पूछते वो सेम ही बात है, राइट? तो आप अपनी गलतियों से सीखे, उससे बेटर है मेरी गलतियों से सीखे। अभी ही, आज ही जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, उसके पीवाईक्यूज लगाना सब स्टार्ट कर दो। जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतने ही बेटर होते चले जाओगे, बिकॉज 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाली स्पीड अगर बन जाती है, इनफैक्ट 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व होने वाली अगर स्पीड बनती है, तभी आपको रिवाइज करने का टाइम मिलता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी स्पीड भी अच्छी हो साथ साथ में नॉलेज के। एंड ऑफ कोर्स द मोर यू ट्राई द मोर यू विल लर्न ऑल्सो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में जाएगा, बिकॉज हम चीजें भूल जाते हैं, ठीक है? एक और चीज जो हम लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, कभी कभी पेपर में भी आ जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 2 तरीके की मेमोरी होती है हमारी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो हमारी बैक ऑफ द मेमोरी के अंदर, अगर हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, यहाँ पे हमारा ब्रेन है, और इससे ना हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर सबसे पहले कोई अगर आप फैक्ट्स, फिगर्स या कोई भी चीज पढ़ते हो तो वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में हिट करती है। उसके बाद क्योंकि आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे होते हो, अब पढ़ाई के साथ साथ आप मुझसे बातें भी कर रहे हो, मैं आपको कुछ एनेक्डोट भी सुनाती हूँ, कुछ आपको और आवाजें भी आ रही हैं,
ये सब चीजों का लोड भी तो एक इंसान के ब्रेन पे पड़ता है। आप 100 चीजें दिन में बात करते हो तो हो सकता है कि क्लास में पढ़ा हुआ आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आप वो डेली रिवाइज करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, आपकी बैक साइड ऑफ द ब्रेन में ना, बैक ऑफ द ब्रेन में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हमें प्रोसेस यही करना है, हर पढ़ाई का प्रोसेस यही होता है। अगर आप एक चीज को 100 बारी पढ़ोगे, एक चीज को हर रोज देखोगे तो वो आपके दिमाग में छप जाएगी, इनडेलिबल इम्प्रिंट करेगी। तो आज से आप यही काम करोगे, रोज चीजों को रिवाइज करोगे और रोज पीवाईक्यू लगाओगे। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ के लिए जरूर बोल दूंगी और ऐसी एमसीक्यू वाली क्लास भी लूंगी। अब हम आ जाते हैं प्रोफिशिएंसी पर। ठीक है, सो प्रोफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो आप सुनते हो और एक्सप्रेस करते हो, बोलते हो, ऐसी कुछ स्किल्स जरूरी होती है प्रोफिशिएंसी के लिए। सिंटेक्स जरूरी होता है, वोकैबुलरी जरूरी होती है, सिमेंटिक्स जरूरी होता है, एंड अदर एरियाज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये कहलाने के लिए कि हाँ मुझे अच्छी खासी इंग्लिश की एबिलिटी है, मुझे अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ आने लगी है, उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी होती है। अब आपको क्या करना है, जाकर सिमेंटिक्स के बारे में और पढ़ना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं, और क्या पढ़ना है, सिंटेक्स के बारे में थोड़ा और पढ़ना है, साथ में फोनोलॉजी और मॉर्फीम के बारे में भी पढ़ना है। ये वर्ड्स पेपर में आ जाते हैं। देयर आर 4 मेन डोमेन्स टू लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। 4 डोमेन है जिन्हें हमने 4 स्किल्स भी कहा है। 4 स्किल्स किसकी है ये 4 स्किल्स है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, और आपने मेरे साथ ये चारों स्किल पढ़ी। ठीक है, ये है हमारी 1 2 3 एंड 4 स्किल्स। ठीक है, ऐसी है हमारी ये 4 स्किल्स। 4 स्किल्स कौन सी होती है, सबसे पहली है लिसनिंग, सबसे पहली है लिसनिंग स्किल, जिसके आप सुनकर चीजें सीखना स्टार्ट करते हो, फिर आप उसे रीड कर कर भी अपने दिमाग में बिठाते हो चीजों को। फिर आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, स्पीकिंग के साथ सीख सकते हो, स्पीकिंग के साथ सीख सकते हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइटिंग के साथ सीख सकते हो। तो इन रियल लाइफ टीचर आपको कैसे कैसे सिखाती है, टीचर आपको कहती है कि आप लिसन करो, मुझे सुनो, सुनकर सीखो। तो मैं इस टाइम क्लास में क्या कर रही हूँ, सुन के सिखा, तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आप ऐसे रीड करके भी कर सकते हो, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे और रीड करके समझोगे तो उसमें आपकी रीडिंग स्किल यूज होगी। अभी आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे तो उस टाइम आपकी राइटिंग स्किल का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद स्पीकिंग, जब आप किसी को समझाओगे तब आप उसके अंदर स्पीकिंग स्किल यूज कर सकते हो। एंड डेफिनेटली ज्यादा समझ कब आता है, जब आप किसी को बोलकर दोबारा कुछ चीज समझाते हो, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ये चारों स्किल्स यूज होती है। इन चारों को आप 4 स्किल्स के नाम से भी पेपर में आ सकता है ये, और 4 डोमेन के नाम से भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, language proficiency is measured for an individual by each language such that the individual may be proficient in English and not proficient in any other language. ठीक है, so language proficiency is measured for an individual by each language. हर लैंग्वेज की अपनी अलग proficiency होती है, हर लैंग्वेज के अपने अलग अलग स्किल सेट होते हैं। मतलब अगर आप हिंदी सीख रहे हो तो उसके अंदर अलग तरीके से सिखाया जाता है, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो अलग तरीके से। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना क्या होता है, तरीका होता है सीखने का। अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं। फर्स्ट चीज क्या जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशन, और सेकंड चीज क्या जरूरी है, आर्टिकुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस। अब ये वर्ड्स अगर आप यूज करोगे तो ज्यादा आपको देर तक समझ आएगी चीजें, याद भी रहेंगी। तो एक प्रोफिशिएंसी पाने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स होनी चाहिए। What do you mean by comprehending skills? किसी चीज को अच्छे से समझ जाना is comprehending skills. ठीक है, मतलब आपको पेपर में क्या आएगा, comprehension आएगा,
एक पैसेज आएगा जिसको आप रीड करोगे और उसके बाद कॉम्प्रीहेंड करोगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके आंसर्स दोगे। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इसका होता है मतलब टू एनालाइज, आप पढ़कर खुद से चीजों को एनालाइज करते हो, कॉम्प्रीहेंड करते हो, समझते हो। आप उस पैसेज को, अनसीन पैसेज, अभी तक ना देखा हुआ पैसेज को क्या करते हो, कॉम्प्रीहेंड करते हो। व्हाट इज आर्टिकुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन, उसे पढ़कर उसको आर्टिकुलेट करते हो, उसको अपने अंदर लाते हो उसको, और समझने के बाद क्या करते हो, उसे एक्सप्रेस करते हो। तो आपने समझ लिया कि वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद आप क्या करते हो, रिप्लाई करते हो। तो रिप्लाई देना इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, आप क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो चीजों को। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या यूज होता है, कॉम्प्रीहेंड के लिए आप लिसनिंग और रीडिंग का यूज करते हो, और एक्सप्रेस करने के लिए आप स्पीकिंग एंड राइटिंग का यूज करते हो। ये तो बहुत सिंपल है। आप कॉम्प्रीहेंड कैसे करते हो, कुछ चीज को समझ रहे हो तो आप या तो रीड करके समझ सकते हो, सुन के समझ सकते हो। आपने अनसीन पैसेज रीड किया और चीजें समझ ली। यहां आपने कुछ चीज पैसेज सुना, कोई गाना सुना, कॉम्प्रीहेंड किया और समझ गए। सपोज करो मैंने कोई गाना बजाया, आप उस गाने को आराम से सुनते हो और उससे क्या करते हो, इंटरनलाइज करते हो चीजों को, उसे समझने का ट्राई करते हो। तो आप क्या यूज कर रहे हो, आप लिसनिंग स्किल का यूज कर रहे हो। और एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, या तो आप किसी को लिख के बताते हो, नो मैम मुझे आज बहुत फीवर है, बहुत तेज फीवर है, मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगा। आपने लिखकर अपने आप को एक्सप्रेस किया। या आप मुझे बोलकर कर सकते हो कि मैम फोन पे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में कि मैम आज मुझे बहुत फीवर है, मैं नहीं आ सकता। ये सारी चीजें क्या है, आर्टिकुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन दैट यू हैव। इसके अंदर क्या आता है, लिसनिंग और रीडिंग के अंदर लोकल, ग्लोबल और इन्फ्रेंशियल। आप लोकल लेवल पे पढ़ सकते हो, कुछ रेफरेंशियल लेवल पे पढ़ सकते हो, आप कुछ ग्लोबल लेवल पे पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो। और स्पीकिंग और राइटिंग में क्या आता है, आपकी एक्यूरेसी, आप कितने एक्यूरेट हो, आप कितने फ्लुएंट हो, कितनी फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, आपकी वोकैब कैसी है। वो कैब भी दो तरीके की हो सकती है, एक जो वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता है जो आप हर बारी यूज करते हो, एक जो आपके बैक ऑफ द माइंड में है। जैसे अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है तो मोस्टली पीपल क्या यूज करते हैं, यू लुक वेरी प्रिटी, यू लुक ब्यूटिफुल, पर यू लुक मार्वेलस, यू लुक गॉर्जियस, यू लुक एक्सक्विजिट, राइट। ऐसी चीजें हम कम यूज करते हैं। तो ये वाली वो वोकैब होती है जो आपके बैक ऑफ द ब्रेन में सेव्ड होती है पर आप यूज नहीं करते हो। तो एक अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए आपको अच्छी वोकैबुलरी चाहिए, आपको अच्छी फ्लुएंसी चाहिए, अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम सिंटेक्स भी कहते हैं। और एक अच्छी क्रिएटिविटी भी चाहिए, आप क्रिएटिव भी होने चाहिए। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूं और मैं सीधा आऊं और क्लास में ऐसे खड़े होकर बोल जाऊं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर मैं उससे एक्सप्रेस करूं, बातें करूं, आपको एग्जाम्पल्स दूं तो चीजें ज्यादा ढंग से समझ आती है, ठीक है। तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिविटी। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस आर गिवन बिलो। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। अप्लाइज टू ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं मेरे साथ लैंग्वेज, वो सारे क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रोफिशिएंट करने की कोशिश करते हैं। So the specialized English of the school disciplines are very different from the kind of English encountered in everyday life. Many students need support to help them engage with academic English. So academic English और specialized English अलग अलग तरीके की English होती है। Academic schools के अंदर अलग English पढ़ी जाती है, specialized तरीके की English अलग होती है। It depend करता है कि आपको कौन सी वाली
इंग्लिश सीखनी है, मतलब अगर आपको किसी जॉब के लिए जाना है तो आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होगी। उसके अंदर शायद आपको इतना ज्यादा ग्रामर से स्टार्ट करके नहीं सिखाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू योर स्कूल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, उसके अंदर आपको पेपर में भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, उसके अंदर आपको बातें भी करनी है अपनी और पीयर ग्रुप से, और आपको सीखनी भी है चीजें। तो मोड ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होती है, लेकिन आप कहीं पर भी जाओ आपको इंग्लिश की नीड तो होती ही है। तो दिस मीन्स इट अप्लाइज टू ऑल स्टूडेंट्स। एक प्रोफिशिएंसी होना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है, चाहे वो एक स्कूल का डिसिप्लिन हो या चाहे वो क्या हो, चाहे वो स्पेशलाइजेशन हो। सो स्पेशलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इज वेरी नीडेड एकेडमिक लेवल पे भी और प्रोफिशिएंसी और किसी डिसिप्लिन लेवल पे भी। It is about communication, not rules. Language is seen as a source for communication in context, not as a set of रूल्स। और ऐसा बोला जाता है कि लैंग्वेज को सिर्फ उसके रूल्स से मत जानो, लैंग्वेज से डरो मत, उसको उसके सिर्फ रूल्स से मत पहचानो, बल्कि लैंग्वेज असलियत में कम्युनिकेशन के लिए होती है। उतनी लैंग्वेज भी अगर आपको आती है कि आप अपनी बात बता सकते हो तो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो लैंग्वेज इज सीन एज अ सोर्स फॉर कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप किसी से बातें करते हो, अगर आप अपनी बात किसी दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो आप प्रोफिशिएंट हो इंग्लिश के अंदर। इंटीग्रेटेड एंड इम्बाइब्ड इन करिकुलम, right? An integrated and contextualized approach is most effective as it develops students' English language proficiency in the context of their studies, not as a remedial add-on. This means कि प्रोफिशिएंसी, किसी को अच्छा करना इंग्लिश में, ये मेरा रेमिडियल क्लासेस नहीं है, ये मेरा प्राइमरी गोल होना चाहिए। एक टीचर का प्राइमरी गोल होना चाहिए कि उनके बच्चों को इफेक्टिवली बोलना आता है, उन्हें प्रॉपरली प्रोफिशिएंसी को इंटीग्रेट करना चाहिए अपने सिलेबस में। ठीक है, अगर बच्चा प्रोफिशिएंट नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी, वो बच्चे को ढंग से सिखाएंगी, प्रोफिशिएंट कर कर ही आगे जाएंगी। जरूरी नहीं है कि बच्चे को इंग्लिश सिखा दी मैंने और उसके बाद उसे समझ आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि मैंने आपको लैंग्वेज तो सिखा दी, मैंने आपको लैंग्वेज बोलना सिखा दिया, रूल्स बता दिए, सब बता दिया, लेकिन उसके बाद मैंने आपको कोई प्रैक्टिस नहीं कराई। पहली चीज तो मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं कराई और आप प्रोफिशिएंट भी नहीं हो। तो ये आपका जो लास्ट पॉइंट है ये कहता है कि आप ये मत समझो कि बच्चों को प्रोफिशिएंट बनाना एक रेमेडियल क्लास है कि अच्छा ठीक है अभी प्रोफिशिएंट नहीं हो पा रहे बाद में हो जाएंगे। नहीं, वो एड ऑन नहीं है, वो हमेशा से जरूरी है। जब तक बच्चे प्रोफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं होते तब तक टीचर आगे नहीं बढ़ती है। Then mixed method. English language proficiency is best achieved through a variety of means such as imbibing language development through curriculum designs and assessment, target workshops within a unit, online resources linked up to the unit, blackboard sites and target individual और group support. अब ये पॉइंट कहता है कि लैंग्वेज को प्रोफिशिएंट करने के लिए टीचर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करती है। टीचर क्या करती है? वैरायटी ऑफ मेथड्स का यूज करती है। मेथड क्या होता है? मेथड ऑफ टीचिंग, कोई मुझे बता सकता है मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? टीचिंग करने का, कराने का तरीका, पढ़ाने का तरीका को हम कहते हैं मेथड। दो तरीके के मेथड होते हैं, आई थिंक मैंने पहले भी क्लास में बताया था। एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, एक होता है टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड। अब टीचर सेंटर्ड के अंदर ना टीचर भगवान है, टीचर सब कुछ है, टीचर ने जो बोल दिया मुझे मानना पड़ेगा। टीचर क्लास में आई, टीचर खड़ी हुई, उसने अपनी स्पीच दी, उसने अपना लेक्चर दिया, जल्दी जल्दी पढ़ाया और चली गई। बच्चों को सवाल पूछने का वक्त तक नहीं मिला। दिस इज व्हाट, दिस इज टीचर सेंटर्ड। जैसे कि लेक्चर मेथड, बड़े बड़े कॉलेजेस में प्रोफेसर्स आते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, अपनी बुक रीड करते हैं और चले जाते हैं, इजंट इट? यही होता है। उसके अंदर या तो बच्चा डर रहा है, टीचर से पूछ नहीं पा रहा अपने सवाल, या फिर वो बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं क्या पूछूं क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या बात हो रही है।
इस तरीके के मोड को हम टीचर सेंटर्ड कहते हैं, जिसके अंदर टीचर के आसपास दुनिया घूमती है, टीचर अपने हिसाब से पढ़ाती है और चली जाती है। अब हमारी एजुकेशन सिस्टम ने ये नोटिस किया कि बच्चों को अगर टीचर सेंटर्ड तरीके से, ओल्ड फैशन तरीके से पढ़ाया जाएगा तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो क्या जरूरी है? जरूरी है कि हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच लाए, जिसके अंदर मेरा स्टूडेंट मेरा भगवान है, स्टूडेंट के आसपास मेरी दुनिया घूमनी चाहिए। तो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक मेरे बच्चों को मेरी चीजें समझ नहीं आई हैं। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है सिम्युलेशन, रोल प्ले, डिफरेंट ना इनोवेटिव तरीके टीचर यूज करती है बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, ताकि उनको ज्यादा चीजें समझ आए। तो लेक्चर मोड यूज नहीं करेंगी, उस टाइम टीचर क्या करेंगी? ग्रुप डिस्कशन कर सकती है कि बच्चों को भी मजा आए, मेरी क्लास बोरिंग ना हो, बच्चों के आसपास मेरी क्लास स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो अब ये सारे मेथड्स जब टीचर यूज करती है तो बच्चे को क्या कर सकती है? प्रोफिशिएंट कर सकती है। टीचर क्या कर सकती है? आपको लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई सिखा सकती है, आपको करिकुलम में ही ऐसी चीजें सिखा सकती है, एक करिकुलम ऐसे डिजाइन कर सकती है कि बच्चे को इन डेप्थ सारी चीजें समझ आए, प्रॉपर असाइनमेंट्स दे सकती है, आपको टारगेट्स दे सकती है, वर्कशॉप्स करा सकती है आपके साथ, आपके यूनिट टेस्ट के अंदर का लेवल बढ़ा सकती है, डिफरेंट चीजें कर सकती है, ब्लैक बोर्ड साइट्स ला सकती है, या फिर टारगेट कर सकती है कि इंडिविजुअल ग्रुप या क्लास का कोई ऐसा ग्रुप जो इतना अच्छा नहीं कर रहा उनको टारगेट कर सकती है, या क्या कर सकती है? किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर सकती है। बहुत सारे भिन्न प्रकार के डिफरेंट मेथड्स यूज कर टीचर क्या करती है? बच्चे को सिखाने का ट्राई करती है। Then readiness to engage with academic English can be assessed quickly. It gives students the opportunity to gauge their studies for the kind of academic language they will encounter at university. तो अगर उनको बचपन से ही अच्छा सिखाया जाएगा, बचपन से ही उनको रेडी कर दिया जाएगा, तो वो जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ग्लोबल लेवल पे काफी सारे लोगों से मिलेंगे, तब भी वो क्या होंगे? तब भी वो उतने ही प्रोफिशिएंट होंगे। These 4 domains can be classified as receptive or productive skills and as oral or written skills. तो हमने जो 4 स्किल्स पढ़ी थी अभी, वो चारों स्किल्स भी क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी। ये चारों स्किल्स कौन सी हैं? योर लिसनिंग, योर स्पीकिंग, योर राइटिंग एंड योर रीडिंग। और हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं कि इनमें से कुछ रिसेप्टिव स्किल्स है, कुछ प्रोडक्टिव स्किल्स है, और ये सारी यूज होती है हमारी किस पे? ये सारी यूज होती है हमारी प्रोफिशिएंसी अटेन करने के लिए। ठीक है, सो पार्टिसिपेंट क्या है? पार्टिसिपेंट है एक स्पीकर, पार्टिसिपेंट स्पीकर है और वो क्या कर रहा है? प्रोडक्टिव स्किल कर रहा है, स्पीकिंग। राइटर क्या कर रहा है? राइटिंग, और वो है प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल मतलब वो ले रहा है, रिसीव कर रहा है, वो है लिसनिंग, जो लिसनर करता है, या रीडिंग, जो एक रीडर करता है। तो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं? स्पीकिंग एंड राइटिंग। रिसेप्टिव स्किल्स लिसनिंग एंड रीडिंग। Receptive skills refer to the information someone receives through listening and reading activities. तो लिखकर या लिखने, देखकर, पढ़ने से या सुनकर अगर आप कुछ रिसीव करते हो, आपको कुछ मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप बोलकर कुछ प्रोड्यूस करते हो, बोल के आप क्या प्रोड्यूस करते हो? लोगों के ऊपर इफेक्ट। एरिस्टोटल का मॉडल था, ठीक है, उन्होंने ये कहा था लोगों के ऊपर, एक ऑडियंस के ऊपर इफेक्ट लाना ही मेरा कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने लीनियर मॉडल दिया था, लीनियर मॉडल दिया था कम्युनिकेशन का। एरिस्टोटल ने कम्युनिकेशन का लीनियर मॉडल दिया था, और उन्होंने कहा था एक व्यक्ति यहाँ पे खड़े होकर स्पीच दे रहा है और यहाँ पे है बहुत सारे ऑडियंस। तो एक व्यक्ति क्या चाहता है कि वो एक तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर दे ऑडियंस पर। ये क्या कर रहा है? प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव स्किल है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, इफेक्ट क्रिएट कर रहा है अपनी ऑडियंस के ऊपर, और लिख कर तो ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर ही रहा है। तो ऐसी स्किल्स को क्या बोलते हैं, कुछ प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द स्पोकन मैसेज। अगर सपोज आप अपनी आईज बंद करके मेरी बातें सिर्फ सुन रहे हो और समझने का ट्राई कर रहे हो, तो वो है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप अभी कुछ नोट्स नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मुझे सुन के समझ रहे हो चीजें, तो वो क्या है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। It refers to your ability to understand and interpret the spoken message. मैं क्या कर रही हूं, इस टाइम में स्पीकिंग कर रही हूं, तो आपके पास क्या है, आपके पास एक स्पोकन मैसेज है, कुछ सुनकर आप समझ रहे हो, दैट इज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। इट इज नॉट सिंपली अ प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग द लैंग्वेज, रादर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच द लर्नर टेक्स एंड इंटरप्रेट्स द स्पोकन मैसेज। तो ये सिर्फ हियरिंग नहीं है, लिसनिंग क्या है, लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग। हियरिंग से बहुत बड़ा होता है लिसनिंग। लिसनिंग का एक पार्ट होता है सिर्फ हियरिंग। हियरिंग के बाद एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो एक बच्चा जो मुझे सुनकर समझ रहा है, आप लोग इस टाइम जो मुझे सुन के समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो। और ये एक इजी टास्क नहीं है, ये एक सिर्फ डिकोडिंग का टास्क नहीं है, डिकोडिंग करके एनालाइज कर अपनी लाइफ में इसे उतारने का टास्क है। तो इससे ये क्या है, ये एक तरीके का बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके अंदर बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। Listening comprehension is being able to hear, understand or comprehend what you heard and remember it. तो क्या करना होता है, सबसे पहले you hear, then you analyze the thing, you analyze, you understand the topic, and then what happens, you have to remember the thing as well. आपको याद भी तो रखना पड़ता है। आप पहले सुन लेते हो, फिर उसे एनालाइज एंड अंडरस्टैंड करते हो, और लास्ट में आप उसे रिमेंबर भी करते हो। Listening, however, is not a passive activity. It requires active pursuit of meaning. इसलिए कहते हैं listening कभी भी एक passive activity नहीं है। जब भी कोई आपको सुन रहा है, इसका मतलब वो बहुत दिमाग चला रहा है, वो understand भी कर रहा है। ये सारी चीजें वो एक मिनट में कर रहा होता है। तो वो एक complex activity होती है, passive activity या passive skill नहीं है, मीनिंग मेकिंग हो रहा होता है। There are following 5 types of knowledge involved in listening comprehension. आप सुन के 5 तरीके की नॉलेज गेन कर सकते हो। क्या होती है वो 5 नॉलेज? The input to the learner. There are 3 characteristics of speech that are particularly important in the listening comprehension construct. Firstly, speech is encountered in the form of sounds. Secondly, it is linear and take place in real time with no chance of review. Thirdly, it is linguistically different from written language. तो क्या है ये? इनपुट है to the learner. Listening क्या है? नॉलेज क्या है? कह लो नॉलेज क्या होता है? सुन के जो आपको नॉलेज मिली है वो एक तरीके का इनपुट है जो आप किधर डाल रहे हो, एक ह्यूमन के ब्रेन में डालते हो। तो ये अगर एक ह्यूमन का ब्रेन है, इसके अंदर क्या जा रहे हैं, इसके अंदर फैक्ट्स जा रहे हैं, इसके अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है। ये सारी चीजें क्या है, इनपुट इंफॉर्मेशन है। और ये कैसे मिलती है, ये हमें मिलती है स्पीच से। कोई कुछ बोल रहा है और आपके दिमाग में वो बातें जा रही हैं। There are 3 characteristics of this speech that particularly is very important in the listening comprehension. Firstly, speech is encoded to form sounds. जो भी बोल रहा है, जो भी बंदा बोल रहा है, यहाँ पे जो बोलेगा वो क्या करेगा, अपनी स्पीच को, ताकि सामने वाले को समझ आए, वो करेगा इनकोड कर देगा, पैकेज कर देगा। जैसे भी बोलना है एकदम अच्छी, ग्रामेटिकली करेक्ट, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सपोज इसको बोलना है आई एम गोइंग, लेकिन इसने बोल दिया आई विल गो,
तो क्या सिर्फ कुछ थोड़े बहुत ग्रामेटिकल एरर्स से आपको नहीं लगता पूरा मतलब बदल गया है? इसने कहा आई एम गोइंग, मैं अभी जा रहा हूं, गलती से इसके मुंह से निकल गया आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो चीजें वही खराब हो जाएंगी। तो एक अच्छी स्पीच स्टार्ट कैसे होती है? एक अच्छी स्पीच तब स्टार्ट होती है जब आप इनकोड करते हो अच्छी तरीके से, आप सही तरीके से इनकोड करते हो, आपको पता है आपको ये सेंटेंस नहीं बोलना, ये सेंटेंस बोलना है, ठीक है। साउंड्स के फॉर्म में कोई आपको सुनता है, आपकी आवाज कोई सुनेगा, इट इज लीनियर एंड टेक प्लेस इन रियल टाइम। अब कोई उस रियल टाइम में उसी टाइम प्रेजेंट है और आपको सुन रहा है, ठीक है, विद नो चांस ऑफ रिव्यू, उसके पास कोई ऐसे रिव्यू करने का चांस नहीं है, उसके पास बस उसने आपकी बातें सुन ली हैं, आई एम गोइंग बोलकर आप निकल गए हो, तो उसने कुछ रिव्यू नहीं किया, बस आपकी बात सुन ली है। इट इज लिंग्विस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम रिटन लैंग्वेज। लिखी हुई लैंग्वेज तो बहुत डिफरेंट होती है और सुनी हुई लैंग्वेज काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। लिखी हुई बहुत ज्यादा फॉर्मल होती है और सुनी हुई इनफॉर्मल भी हो सकती है। देन बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग। कभी कभी आप मेंटल रिप्रेजेंट करते हो मीनिंग का, आप कुछ चीजें सुन लेते हो, उसके बाद आप दिमाग में उनको सोचते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग। लिसनर्स बिल्ड अप द मेंटल पिक्चर ऑफ एनी लिसनिंग टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। जैसे कि अब मैंने आपको बताया, मैंने कल क्या देखा, आई वॉज गोइंग कल की बात है, मैं जा रही थी एक बस से और मैंने देखा कि बस के सामने एक डॉग आ गया और उसको बहुत लग गई। तो ये बात समझने के लिए कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में एक डॉग आया, एक बस आई और एक सिनेरियो आया, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करते हो अपने दिमाग में उस चीज को बिठाने के लिए। When the listening text is simple and unambiguous, all competent listeners are likely to come to the same understanding, and there is usually a common core of similar interpretation between different listeners listening the same text. अगर मेरी भाषा इजी होगी और वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, तो ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताई, कल मैं बस से जा रही थी, मैंने बस से देखा कि बस बंदा जो ड्राइवर थे वो बस रोक नहीं पाए और उसने क्या करा, एक डॉग को हिट कर दिया। अब सब लोग ही सेम बात सोचेंगे क्योंकि इसके ज्यादा मतलब हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, मैं लंदन गई थी और वहां पे मेरे साथ एक बहुत बुरी सी चीज हुई, कोई मेरा बैग लेके भाग गया था, फिर मैं वापस आ गई और लेकिन उस बैग में मेरा पासपोर्ट था, लेकिन मैं वापस आ गई। अगर ये सारी स्टेटमेंट्स मैंने आपको बोली तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, वापस कैसे आ गई, अगर पासपोर्ट चला गया था तो ऐसा कैसे हो सकता है, और लंदन कब गई मैम, तो उन्होंने तो सैटरडे को थर्सडे क्लास ली थी, तो इसका मतलब 3 दिन में लंदन, मतलब वो झूठ बोल रही हैं। आप बहुत सारे मतलब सोच सकते हो इस स्टेटमेंट के। अगर आप इतने सारे मतलब सोच सकते हो तो इसका मतलब आप सेम पेज पे नहीं हो। एक अच्छा इंटरप्रिटेशन तब होती है जब एक अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट भी होती है। तो जो पहले वाला एग्जाम्पल था उसके अंदर आपके पास एक सिंपल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से सारे लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आए और उनको सारी बातें समझ आई। However, when we examine comprehension in detail, we often find considerable differences between listeners' interpretation of many texts. अगर कोई कॉम्प्लेक्स बात बोल दूंगी ना तो आपके अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगी, कोई बच्चा कुछ और सोचेगा तो दूसरा बच्चा कोई और सोचेगा। हो सकता है मैं कुछ और ही बोलना चाहती हूँ और वो तो किसी को समझ ही ना आए। हो सकता है मैंने ये सब किया ही नहीं है, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। हो सकता है मैंने ये बोला कि मैं लंदन गई थी लेकिन मेरा मतलब ये था कि मेरे घर के पास एक कैफे है जिसका नाम लंदन है। तो हो सकता है वो कॉम्प्रिहेंड करने में किसी को हो जाए प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए सही तरीके से आपको बोलना पड़ता है और सही तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ता है। And the more complex and ambiguous the text is, the more likely it is difficult to interpret it also. तो अगर आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, मोस्टली किसके साथ होता है, अगर आप कोई पोयम पढ़ते हो, कोई पोम पढ़ते हो ना, तो उसके साथ ऐसा होता है। अब क्या कहना चाहते हैं हमारे राइटर, हमारे पोएट, उसको समझने में ही टाइम लग जाता है।
ठीक है, तो यही होती है हमारी पोइट्री का एसेंस, हमारी पोइट्री का मतलब कि ये जो कुछ बातें, कुछ वाक्य किसी ने बोले हैं, इसके अंदर वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, इसके अंदर वो बोलना क्या चाहते हैं। जैसे मिर्जा गालिब का कोई अगर कोई ऐसे कोई शायरी है, कोई शायरी को भी हर कोई अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, ये इसकी ब्यूटी है, ठीक है, उसका कोई एक फिक्स्ड मतलब नहीं हो सकता। तो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी बातें होंगी उतना ही उसको इंटरप्रेट करना होगा मुश्किल, राइट। आगे बढ़ते हैं अब। Then applying the knowledge of the language। अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, कॉम्प्लेक्स था, जैसे भी था, दिमाग में एक इमेज बना ली है, अब आप उसे अप्लाई करते हो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लिसनिंग टेक्स्ट, द लिसनर्स नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज। तो आपने पहले नॉलेज गेन कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, एबिलिटी होनी चाहिए उसे अप्लाई करने के लिए, और लास्ट में आप उसको वर्ल्ड में यूज भी करोगे। Any process of text comprehension presupposes a great deal of general non-linguistic knowledge about the world we live in and how things work within it। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, उसे वर्ल्ड में अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो। तो इसका प्रोसेस क्या है, ये नॉलेज है जो गेन होती है कैसे, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन से। हमें लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों दिए जाते हैं, ताकि आप सीखो भी उनसे। आप हमेशा कोई भी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन देखोगे वो आपको कुछ ना कुछ मॉरल जरूर सिखाएगा। अब मैंने एक लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया, आपने क्या किया, उसको सुना, आपने उसको क्या किया, सुना, उससे अंडरस्टैंड किया, आपने क्या लिया उसका, सपोज मैंने आपको एक रेडियो पे कुछ सुना दिया, ठीक है, रेडियो पे मैंने आपको कुछ सुनाया, आप सुन रहे हो, आपने क्या किया, आपने पहले इनपुट लिया उसका, आपने इनपुट लिया, उसके बाद आपने दिमाग में पिक्चर फॉर्म करी अपने दिमाग में। उसके बाद आप क्या करोगे, मेंटल रिप्रेजेंटेशन के बाद, उसके बाद आपने उसको अप्लाई किया उस नॉलेज को, फिर आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसको वर्ल्ड में यूज करते हो, उसको आप वर्ल्ड की नॉलेज के साथ ऐड कर देते हो। इस तरीके से आप सुनकर चीजें सीख सकते हो। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट जनरली डिफाइंस द सिचुएशन इन विच communication takes place. Most of the languages are accompanied by non-verbal information which influences the interpretation। अब जब भी आपको किसी की कोई बात कोई बताता है तो वो हमेशा किसके साथ बताता है, एक कॉन्टेक्स्ट के साथ बताता है। तो राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, आज क्लास में 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई, मैंने सीटेट की लैंग्वेज की क्लास ली, इसमें हमने पेडागोजी के बारे में पढ़ा क्योंकि ये पेपर में आएगा। तो हम जो भी कर रहे हैं हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पता है, उसका उसकी जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो हमें क्लियरली पता है, और हमें क्या पता है, हमें सिचुएशन पता है जिधर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आप और मैं कहां पे हैं, एक बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिचुएटेड है, जो इस टाइम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता था कि पीडीएफ अपलोड होती है, तभी आपने बोला तो मेरे को समझ आ गया कि पीडीएफ अपलोड होती है। इसका मतलब हमारा कॉन्टेक्स्ट सेम है, हमें हमारी बातें समझ आ रही है, राइट। गिव मी अ थम्स अप अगर सबको सब समझ आ रहा है तो, बिंदु, मीनू एंड और भी लोग जो ऑनलाइन है, अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो कैन यू गिव मी अ थम्स अप। एक थम्स अप या एक अच्छा सा इमोजी तो बनता है। एक ट्यूलिप तो बनता है, चलो। These are my favorite flowers। आपको ये मैसेज दिख रहा है, ये ट्यूलिप्स कितने प्यारे हैं। कोई चीज जो नहीं समझ आई, अपना अपना फेवरेट इमोजी सब सेंड कर सकते हैं ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ गया है। ये क्या है, मेरे क्यूज हैं आपको समझने के लिए। तो ये सिचुएशन और ये कॉन्टेक्स्ट को हम क्या बोल सकते हैं, हम इसे कहते हैं मेरा नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन, जिसके साथ अटैच होता है ताकि वो इन्फ्लुएंस करेगा मेरी इंटरप्रिटेशन, उसे हम कहते हैं माय कॉन्टेक्स्ट।
देन टाइप्स ऑफ लिसनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो लिसनिंग कुछ दो तरीके की हो सकती है, ठीक है, जो कि होती है इंटेंसिव लिसनिंग एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग, इंटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है? Extensive listening is a kind of listening in which a person might find himself listening to something in a relaxed way. ठीक है? Not concentrating on every word, but for a sheer pleasure of the content of which it is being said. तो अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं सुनाती हूँ आपको एक म्यूजिक, अगर मैं गाना गाती हूँ कोई, ओके थैंक यू, अगर मैं कोई गाना गाती हूँ, से सपोज मैं गाना गा रही हूँ, कोई गाना भी नहीं याद आ रहा, कोई गाने की फरमाइश, अगर मैं कोई गाना गा रही हूँ जो आपको बड़ा पसंद है, तो आप क्या करते हो, आपको ऑलरेडी उसकी लिरिक्स सब याद होती है, आप उसे इंटरप्रेट कर सकते हो। तो उस टाइम आप क्या सुन रहे हो, उस टाइम उस गाने को सुनने का मतलब होता है आप उसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से नहीं सुन रहे हो, सिर्फ आप उसे वैसे ही समझने का ट्राई कर रहे हो, तो वो एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है। आप बहुत सारी चीजें सुनने का ट्राई कर रहे हो पर डीप में नहीं घुस रहे हो, आप बहुत डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बस उसे याद ही रख रहे हो। तो एक्सटेंसिव लिसनिंग इज अ काइंड ऑफ लिसनिंग इन विच अ पर्सन माइट फाइंड हिमसेल्फ लिसनिंग टू समथिंग इन अ वेरी रिलैक्स्ड वे। आप अच्छे से रिलैक्स तरीके से उसको सुन रहे हो, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो हर वर्ड पे। हर वर्ड पे कंसंट्रेशन की बजाय आप किसके लिए पढ़ रहे हो, प्लेजर के लिए वो चीजें सुन रहे हो सिर्फ, ठीक है, रादर देन उसे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से समझने के लिए। तो अगर आप एक लेक्चर सुन रहे हो तो आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से वो लेक्चर सुनोगे। उस टाइम आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो इंटेंसिव लिसनिंग। आप क्या कर रहे हो, इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग को हम डीप लिसनिंग भी कह सकते हैं। आप बहुत बारीकी से किसी टीचर को सुन रहे हो और अपने नोट्स बना रहे हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेक्चर हो सकता है। लेकिन एक्सटेंसिव लिसनिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, म्यूजिक, जिसके अंदर आप सिर्फ प्लेजर के लिए कोई चीजें सुन रहे हो, ठीक है। अब आता है इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ लिसनिंग प्रैक्टिस इन द मॉडर्न क्लासरूम। Here the listeners are asked to listen to the passage with the aim of collecting and organizing the information that it contain। अगर आप उसे बारीकी से सुन रहे हो ताकि आप क्या करो, कलेक्ट करो इंफॉर्मेशन, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करो कि पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, उसके बाद उसे रिमेंबर भी करना होता है। रिमेंबर करो तो क्या है, वो एक तरीके की इंटेंसिव लिसनिंग होता है। डिफिकल्टी ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब किसी किसी को डिफिकल्टी भी हो सकती है लिसनिंग में, तो वो डिफिकल्टीज क्या होती है, क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर सकते हो, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स which make listening comprehension difficult: lack of knowledge in discriminating sounds in isolate word forms। ऐसा हो सकता है कि आपको समझ ही ना आए कि मुझे क्या चीजें सुननी है और क्या नहीं सुननी है, ठीक है, क्या चीजों पे कंसंट्रेट करना है और किस पे नहीं करना है। मैंने आपको एक रेडियो पर एक पैसेज सुनाया, उसके अंदर क्या होता है, दो बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा बीच के पास मजे कर रहे हैं, बीच के पास एक शार्क आ गई है, वो शार्क के साथ खेल रहे हैं। रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन द प्लॉट, आपका ध्यान कहीं और चला गया क्योंकि पीछे वेव की साउंड्स आ रही हैं, तो आपका ध्यान वहां चला गया और इस चक्कर में पूरा जो आपको सुनना था ना कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो मिस हो गया। तो ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि कौन सी आपकी साउंड्स, वर्ड्स आपको सुनने हैं और कौन से नहीं सुनने हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनोटेशन एंड स्ट्रेस पैटर्न। ऐसा हो सकता है कि एनोटेशन गलत था, या आपको नहीं आता था, या आपको स्ट्रेस पैटर्न समझ नहीं आए। अब स्ट्रेस पैटर्न क्या होता है, अगर मैं क्लास में बोलती हूँ, दो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, क्लास में हो सकता है पेपर में दो टॉपिक में से क्वेश्चंस आए,
ठीक है, एग्जाम्पल है ये, मैंने बोला क्लास में हो सकता है पेपर में 2 टॉपिक से क्वेश्चन आए, एक मैं ले लूंगी टाइप्स ऑफ लिसनिंग और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स, उसमें से भी आ सकता है। तो आपने देखा कि मैंने एक जगह पे बहुत स्ट्रेस किया। अगर आपको ये स्ट्रेस पैटर्न समझ आते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि टीचर डेफिनेटली स्पीकिंग या रीडिंग स्किल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है क्वेश्चन पूछने में रादर देन लिसनिंग स्किल्स। तो आप क्या करोगे, सेकेंड वाले पे ज्यादा ध्यान दोगे। ये सारी चीजें एक लिसनर को खुद ही समझनी पड़ती हैं। लैक ऑफ प्रिडिक्शन एबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है उनको ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, वो बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते चीजों को, इसलिए भी उन्हें कॉम्प्रिहेंशंस कम समझ आते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है बिफोर अ स्टूडेंट हु इज ट्राइंग टू एनालाइज द कॉम्प्रिहेंशन। Then testing listening comprehension. The following test items can be adopted to the listening comprehension ability. आपकी listening की skills को improve करने के लिए आप टेस्ट ले सकते हो कोई, कैसे, जैसे multiple choices questions. A multiple choice examination or a question involves choosing the correct answer from the list of possible answers. The alternative should be kept short and simple. ठीक है, तो आप बच्चों को टेस्ट कैसे कर सकते हैं उनकी लिसनिंग स्किल्स का। आपको एक पैराग्राफ दिया, आपने बच्चों को एक पैराग्राफ सुनाया, उस पैराग्राफ के बाद आपने क्वेश्चन पूछा। वो बच्चे जिनके बारे में अभी आपने सुना कहाँ घूमने गए थे, ऑप्शन क्या है, ए बी सी एंड डी। वो बार में घूमने गए थे, वो नानी हाउस गए थे, वो कहाँ गए थे, वो पिकनिक पे गए थे, वो बीच पे गए थे। तो आपको पता है कि क्या है ऑप्शन, वो बीच पे गए थे। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, पर प्रोवाइडेड आपको ऑप्शंस थोड़े छोटे रखने चाहिए क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो याद रखने में। देन है शॉर्ट आंसर्स। द लिसनर्स राइट डाउन इन शॉर्ट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दूं और आपको उसे सुनकर लिखना है, या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। दिस टेक्निक इज एज यूजफुल एज टेस्टिंग द लिसनिंग एज इट इज टेस्टिंग द रीडिंग। इट कैन इन्वॉल्व सच एक्टिविटीज एज लेबलिंग, डायग्राम्स और पिक्चर्स, या फिर कंप्लीशन ऑफ समथिंग। ठीक है, या फिर कुछ रूट दिखा दो, बच्चे को कंप्लीट करना है, या कोई मैप दिखा दो एक्सेट्रा। तो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट और कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ऐसा हो गया कि मैंने क्या करा है, मैंने आपको बोला कि आप पहले सुन लो, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों की बात की है, एक फैमिली ट्री बना दो। एक फैमिली ट्री क्या होता है, ये दादाजी हैं, उनके दादा दादी के 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चे के 2 बच्चे हैं, और मैंने कुछ चीजें खाली छोड़ दी हैं और आपको फिल करना है वो। ठीक है, तो आप वो चीजें ध्यान से सुनोगे और फिर फिल करोगे कि अच्छा उसकी बेटी का नाम क्या था, उसके बेटे का नाम क्या था, वो जगह का नाम क्या था जहां पे उनकी शादी हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख के सुनकर चीजों को समझ सकते हो। देन नोट टेकिंग कर सकते हो, बच्चों को बोल सकते हो कि आप नोट्स लो मेरे साथ साथ। अ टेस्ट इज एसेंशियल टू यूज अ पैसेज फ्रॉम विच नोट्स कैन बी टेकन सक्सेसफुली। प्रॉपर नोट मेकिंग के साथ साथ आप चीजों को ज्यादा समझ सकते हो। देन डिक्टेशन। Then partial dictation can be used to test the students, to diagnose the student, diagnostically to test the student's ability to cope with the particular difficulties. ऐसा हो सकता है कि उस पैसेज में जो आपको मैंने सुनाया उसके अंदर कुछ वोकैब है, कुछ वोकैब ऐसी है जो थोड़ी डिफिकल्ट है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपको डिक्टेशन दे सकती हूँ कि आपको उनकी स्पेलिंग पता हो और आपको क्या हो, उनका मतलब पता हो। तो इस तरीके से टीचर स्टूडेंट को क्या कर सकती है, जज कर सकती है और चीजों को सिखा सकती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब हमने लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन सुन के आप कैसे सीख सकते हो, सीख लिया। अब हम देखते हैं पढ़कर कैसे सीख सकते हो आप चीजों को। तो रीडिंग, एंड ये काफी इजी है क्योंकि आपको लिसनिंग समझ आ गया है, तो रीडिंग ऑपोजिट होता है। अब हम जल्दी जल्दी इसे समझ सकते हैं। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू ऑब्टेन नॉलेज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है नॉलेज प्राप्त करने के लिए। रीडिंग स्किल इज अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग द मैसेज फॉर द इंटरप्रिटेशन of driving the message and constructing the meaning. अब छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं।
लिसनिंग क्या है? एक स्किल है जिसके साथ आप मुश्किल से मुश्किल चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें भी कॉग्निटिव तरीके से सीख सकते हो, मतलब मेंटल ग्रोथ कर सकते हो, मेंटल एबिलिटी टारगेट कर सकते हो। डिकोड मतलब समझते हो सिंबल्स को। आप क्या करते हो? इंटेंशन आपकी क्या है? आप ड्राइव करोगे मीनिंग, उसके अंदर से कुछ मीनिंग निकालोगे या फिर कंस्ट्रक्ट करोगे या कोई मीनिंग बनाओगे। तो आप कोई चीज रीड कर कर कुछ समझना और मीनिंग बनाने को क्या कहते हो? रीडिंग स्किल कहते हो। इट इज अ मीन्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। आप ऐसे लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हो। कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। आप लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। द रीडिंग स्किल कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ द ग्राफिक मार्क्स। आपको ग्राफिक मार्क्स को रिकॉग्नाइज करना है, कहां पे फुल स्टॉप है, कहां पे सिर्फ कॉमा है, कहां पे ये वाला साइन है, कहां पे एक्सक्लेमेशन है, कहां पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। करेक्शन ऑफ दीज विद फॉर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। लिखी हुए वर्ड्स को समझना भी जरूरी है। correction of these with meanings or correlation of these with the linguistic elements and correlation of these with the meanings। और आप धीरे धीरे क्या करते हो? आप मीनिंग समझने का ट्राई करते हो। तो लिखे हुए वर्ड्स, ग्राफिक सिंबल्स को समझकर आप क्या करते हो? इट्स अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। आप मीनिंग मेकिंग करते हो। ठीक है। देन देयर आर टाइप्स ऑफ रीडिंग। अलग अलग तरीके की रीडिंग होती है, जैसे कि स्लो रीडिंग, फास्ट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। क्या होती है अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले है स्लो रीडिंग। Slow reading is a form that beginners usually do when participatingly they start to study, particularly while reading a new or a difficult passage। तो कोई अगर कोई नया पैसेज पढ़ रहा है तो वो स्लोली रीड करता है। बिगिनर्स मोस्टली ये रीड करते हैं। कभी भी अगर आपने कोई छोटा सा पैसेज अगर अपने छोटे बच्चे को या अपने छोटे भाई बहन को पढ़ते हुए देखा हो तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे एक एक वर्ड को समझ के रीड करते हैं। उसे हम कहते हैं स्लो रीडिंग। इट इज यूजफुल वाइल टीचिंग एंड लिसनिंग एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ एंड लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज सिस्टम्स। धीरे धीरे किसी चीज को समझना। ठीक है। एक हो सकता है फास्ट रीडिंग। सो फास्ट रीडिंग इज फॉर द नेटिव स्पीकर्स एंड आफ्टर बीइंग एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। स्पेशली अगर मैंने आपको यही पैसेज दे दिया, सपोज ये पैसेज है, और आपको यू आर अ स्लो लर्नर, किसी को धीरे धीरे पढ़ा जाता है, ज्यादा तेज नहीं पढ़ा जाता किसी से। अब ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई भी गलत बात नहीं है। हो सकता है कि आप इंग्लिश अभी सीख रहे हो, इसलिए आपकी रीडिंग क्योंकि कम आपने प्रैक्टिस करी है इसलिए थोड़ी स्लो है एज कंपेयर टू द अदर पीपल देयर। तो आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो। जैसे स्लो रीडिंग इज फॉर द बिगिनर्स पर्टिकुलरली एंड वाइल रीडिंग। अगर आप ऐसे एक एक वर्ड पे स्ट्रेस करके पढ़ रहे हो तो वो स्लो रीडिंग है। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो ना, इसका मतलब आप ऑलरेडी प्रोफिशिएंट हो गए हो, आपके पास वो एबिलिटी है जल्दी जल्दी पढ़ लेने के लिए। ठीक है। इट अकर्स वाइल रीडिंग साइलेंटली एंड इट इज यूज्ड फॉर रीडिंग सिंपल टेक्स्ट फॉर सेल्फ स्टडी। आप जल्दी जल्दी कब पढ़ते हो? एक तो तब जब आपको वो लैंग्वेज ऑलरेडी पता है, या फिर आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद जल्दी पढ़ के आप कुछ समझ रहे हो, या आप क्या साइलेंटली कुछ रीड कर रहे हो। ठीक है। तो वो होता है फास्ट रीडिंग। तो फीस्ट अगर आपकी जो स्पीड है वो फास्ट है तो फास्ट रीडिंग, अगर आपकी जो स्पीड है वो स्लो है तो स्लो रीडिंग। देन वी हैव साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज फ्रॉम ग्राफिक सिंबल्स विद योर आईज। तो देख कर कुछ समझने को आप क्या करते हो? साइलेंट रीडिंग कहते हो। इट इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेसेस विदाउट यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। तो जरूरी नहीं है आप स्पीच ही वहां पे हो सकता है कोई सिंबल हो, आप देख के कुछ समझ रहे हो, कोई पिक्चर डिक्शनरी रीड कर रहे हो, उसे कहते हो आप साइलेंट रीडिंग। जरूरी नहीं है उसमें वर्ड्स हो। लाउड रीडिंग, बोल कर आप क्लास में रीड कर रहे हो। टीचर बोलती है ना, ऋषभ स्टैंड अप, यू रीड द सेकंड पैसेज,
तो ऋषभ कैसे रीड करेगा? ऋषभ लाउड रीडिंग करेगा. लाउड रीडिंग इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेस. इट चेंजेस द ग्राफिक सिंबल्स इनटू स्पोकन फॉर्म एंड इंटरप्रेट्स देम. इट इन्वॉल्व्स प्रोनाउंसिएशन एंड हेल्प्स इन रिलेटिंग स्पेलिंग विद प्रोनाउंसिएशन. उसके बाद होता है वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में भी आता है, स्किमिंग. स्किमिंग क्या होता है? रैपिडली आप कोई चीज रीड कर रहे हो. मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक पैसेज दिया, इसे जल्दी से स्किम कर लो. आपने ऑलरेडी इसे 3-4 बार पढ़ लिया है, आप दोबारा इसको एक बार पढ़ रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो. ठीक है, गो थ्रू करना किसी चीज को, एक बार सरसरी तौर से ऊपर से किसी चीज को देख लेने को हम क्या कहते हैं? स्किमिंग. स्किमिंग क्या होता है? कभी आपने कोई चाय पी हो तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है, उसे हम स्किम कहते हैं. उसको हम कप से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, जल्दी जल्दी स्किम करके, ठीक है, बाहर फेंक दिया. तो यही एक तरीके की स्किमिंग है. यहाँ पे ऊपर ऊपर की आप चीजें देख लेते हो, बस ऊपर ऊपर से आप देख रहे हो. यहाँ पे एक टेक्स्ट है, आपने ऊपर से देखा. तो रैपिड टाइप ऑफ रीडिंग, स्किमिंग इज अ रैपिड टाइप ऑफ रीडिंग टू फाइंड आउट द जिस्ट ऑफ द होल. जिस्ट, ये वर्ड याद रखेंगे, जिस्ट, सरसरी तौर से पढ़ लेना. जिस्ट होता है पूरे बड़े से पैराग्राफ का छोटा सा मतलब निकाल कर स्किम कर लेना, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेना, जिस्ट कर लेना किसी होल का. ठीक है, स्किमिंग इज रीडिंग एट अ फास्टर स्पीड विच अ पर्सन कैन अकम्प्लिश. इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन हाई कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आप जल्दी जल्दी से स्किम कर सकते हो. उसके बाद होता है स्कैनिंग. स्कैनिंग होता है एक एक चीज को जल्दी जल्दी स्कैन करना. It is a reading with your eyes when your eyes run very quickly over the text to find out the particular piece of information. It focuses on a particular point to that is present in the text. अब skimming और scanning अलग अलग कैसे होते हैं? Skimming होता है पूरे टेक्स्ट को, होल पूरे टेक्स्ट को ऊपर से देख लेना. पूरे टेक्स्ट को आप एक बारी सरसरी तौर से देख रहे हो. लेकिन स्कैनिंग होता है, मैंने आपको बोला ये पैसेज है, इसका ना 3rd लाइन देख लो, वही इंपॉर्टेंट है. तो आपने स्कैन किया है, आपने पूरे में से एक छोटा सा 2-3 लाइन को बाहर निकाला, उनको अंडरस्टैंड किया. ठीक है, उनको ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा, तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग. Scanning, you are focusing on one particular kind of line. Then है intensive reading and extensive reading. Intensive reading, it is to understand everything in the students read and able to understand the detailed vocabulary and comprehend the questions. Intensive reading emphasis on accuracy and detailed information. Intensive मतलब आप क्या कर रहे हो? डीपली किसी चीज को पढ़ रहे हो, आप बड़ी घुस के देख रहे हो, भाई कोई गलती ना रह जाए, कोई वोकैब ऐसी ना हो जो मुझे पता नहीं है, कोई ऐसा वर्ड जो मुझे पता नहीं है. मेरे को पूरी एक्यूरेसी चाहिए, हर तरीके की वोकैबुलरी चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए. एक्सटेंसिव रीडिंग होता है भारी मात्रा में रीड करना, बहुत सारा रीड करना. अगर आप एक नॉवल पढ़ते हो ना अच्छी तरीके से, आपको 5 दिन लगते हैं. ठीक है, आप 5 दिन में 5 नॉवल पढ़ गए हो, तो अगर आपने वो 5 नॉवेल्स 5 दिन में पढ़ ली, तो आप कैसी रीडिंग कर रहे हो? आप एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हो. ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग एवरी वर्ड. हर वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो. इट इज अ रैपिड साइलेंट रीडिंग फॉर प्लेजर. रीडिंग हैव द ऑप्शन, यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ स्किपिंग द होल सेक्शन. आपने थोड़ा, अरे यार ये तो पैसेज रिपीट हो गया, छोड़ दिया आपने. ठीक है, यू ईदर फाइंड इट टू डिफिकल्ट या फिर लेस इंटरेस्टिंग, तो आपने वो चीजें छोड़ दी है. जैसे कि आप क्या पढ़ते हो, कोई स्टोरी रीड करते हो ना, जब शॉर्ट स्टोरीज, या सबसे अच्छा एग्जाम्पल जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो. अब आप न्यूज़पेपर में तो हर चीज पढ़ते नहीं हो, आप ऑब्ituary तो किसी की पढ़ोगे नहीं, आप किसी का मैट्रिमोनियल सेक्शन तो नहीं पढ़ते हो, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज या स्पोर्ट्स न्यूज ही पढ़ते हो सिर्फ. तो उस तरीके की रीडिंग को आप एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हो. लेकिन अगर आप एक एक चीज बारीकी से पढ़ते हो, आपने एक बुक पढ़ी है पूरे हफ्ते में अच्छे से एक एक वर्ड समझ के, उसको आप बोलोगे इंटेंसिव रीडिंग. दैट इज इंटेंसिव रीडिंग. अब आता है राइटिंग प्रोफिशिएंसी. रीडिंग समझ आ गया,
लिसनिंग समझ आ गया, अब लिख कर कैसे समझ सकते हो? तो राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द क्रिएशन एंड द ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। एक इंटेलिजेंट पर्सन लिख कर बहुत अच्छा कुछ सिखा सकता है, सीख सकता है। It conveys the prose thoughts, expectations, desires and plans which need knowledge rather than expertise. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज। लिखकर किसी को कुछ बताने के अंदर आपको भरपूर ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसकी नीड होती है? प्रॉपर नॉलेज की नीड होती है। Right? The written comprehension exercises include construct grammatical sentences. सबसे पहले अगर आप कुछ लिख कर किसी को कुछ समझा रहे हो तो क्या जरूरी है? आपको प्रॉपर ग्रामर आनी जरूरी है, प्रॉपर ग्रामर पता होनी, कंस्ट्रक्ट करना जरूरी है, आपको पंक्चुएशन मार्क्स एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे लगाना जरूरी है। अगर आपने बोला मैं जा रही हूं कल तक, तो थोड़ा सा अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है। अगर आपने ये बोला मैं जा रही हूं कॉमा कल तक, रुक के आराम से समझा के पंक्चुएशन मार्क्स यूज कर बोला तो बेटर होगा। ठीक है, देन यू इन्फर इंफॉर्मेशन और आइडियाज फ्रॉम द टेक्स्ट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द टेक्स्ट। राइट आंसर्स ऑन योर ओन, यू राइट आंसर्स। जब आप कुछ रिटर्न की बात कर रहे हो तो आप खुद से आंसर्स लिखते हो। राइट आंसर्स इन देयर ओन लैंग्वेज, दे मस्ट नॉट कॉपी द रिटर्न लैंग्वेज इन द पैसेज। तो कैसे हो सकता है? रिटर्न कॉम्प्रिहेंशन कैसे हो सकते हैं? आपको मैंने एक पैसेज दे दिया और आपको अब मेरे जवाब देने हैं, आपको जवाब देने हैं इन क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने आंसर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आपने आंसर दिया, तो आप लिखकर अपनी बातें खुद बताते हो, अपनी लैंग्वेज खुद यूज करते हो। ये नहीं कि पैसेज की सेम लाइंस लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्रामर सही आनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? पंक्चुएशन मार्क्स, आइडियाज अच्छे होने चाहिए आपके पास, सिंटेक्स पता होना चाहिए, एक्सेट्रा। देन कम्स योर स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी। अब स्पीकिंग भी इंपॉर्टेंट है, चारों स्किल्स हम पढ़ रहे हैं। स्पीकिंग कैसे इंपॉर्टेंट है? स्पीकिंग इज वन ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स जो हमारे पास है। वी हैव रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इट इज द मीन्स थ्रू विच द लर्नर्स कैन कम्युनिकेट with one another to achieve certain goals or to express their opinions, their intentions, their hopes and their viewpoints. तो अगर मुझे क्या करना है? एक्सप्रेस करना है अपना ओपिनियन। मुझे एक्सप्रेस करना है कि हाँ आज बहुत गर्मी है, मैंने बोल के बताया। मेरी कोई इंटेंशन है, मेरी इंटेंशन है कि मुझे 3 दिन में पूरा कोर्स खत्म करना है ताकि मैं बहुत सारे PYQ सॉल्व कर पाऊं। ये मेरी इंटेंशन है जो मैंने आपको बताया। ये मेरी इच्छा है कि मेरी क्लास के हर बच्चे का पेपर क्लियर हो। ये मैंने आपको क्या करा? बोल के अपनी कोई होप बताई, अपना व्यू पॉइंट बताया कि PYQ यूज करके, PYQ सॉल्व करके ही आप पेपर अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो मैंने अपना व्यू पॉइंट बताया। तो बोल के आप क्या क्या बता सकते हो? अपना ओपिनियन, अपनी इंटेंशन, अपना होप और अपना व्यू पॉइंट। स्पीकिंग इज यूजुअली being compared to writing, both being considered as productive skills. Speaking से आप क्या करते हो? कुछ चीजें प्रोड्यूस करते हो, एंड आप लिख के भी कुछ प्रोड्यूस करते हो, एज अपोज टू द रिसेप्टिव स्किल्स जो क्या होती है? रीडिंग और लिसनिंग। Then problem faced by the learners, psychological, social and linguistic obstacles that are there. आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? When it comes to speaking, आप प्रॉब्लम कहाँ फेस कर सकते हो? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोफिशिएंसी या फिर एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। एक बंदा अगर कुछ बोल कर बता रहा है लैंग्वेज में तो उसे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है? ये हो सकता है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। वो बच्चा बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं है, बहुत एक्यूरेट नहीं है। Though a student may gain confidence in using the new language by being left uncorrected, his language will continue to be inaccurate and incorrect. अगर ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको करेक्ट ही नहीं किया तो भी आपको कभी भी क्या आएगी? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बोलने का, क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गलतियां हैं। आप कंटिन्यू करोगे इनकरेक्ट बातें या इनएक्यूरेट बातें बोलते हुए ही। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि टीचर पॉइंट करे, आप करेक्ट बातें बोलो, आप डरो मत, आप फ्लुएंट रहो एंड यू आर एक्यूरेट इनफ।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी कभी हो सकता है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो. अपेरेंटली सम स्टूडेंट्स फील वेरी अनकंफर्टेबल फॉर बिकॉज दे हेजिटेट in making attempts to speak, and this is because it is their second language. तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे डर जाते हैं, कुछ बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का. ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे फ्लुएंट नहीं है, कुछ एक्यूरेट नहीं है, कुछ बच्चों को क्या नहीं है, कुछ बच्चों को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो डर जाते हैं. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देते हैं. द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स आर द फोनेटिक कंफ्यूजन. फोनेटिक क्या होता है? साउंड्स को डिस्टिंग्विश ना करना. तो फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ साउंड्स, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड्स. तो साउंड्स की कंफ्यूजन होने की वजह से बच्चे गलत प्रोनाउंस कर देते हैं. ठीक है. द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स आर द फोनेटिक कंफ्यूजन, interference from the written form, interference from the mother language and the failure to use the weak form. ऐसा हो सकता है कि उनको वो चीजें समझ ना आए और वो प्रोनाउंसिएशन गलत कर दे. ठीक है. Then skills underlining the speaking proficiency. स्पीकिंग के लिए कुछ स्किल्स बड़ी जरूरी होती है. वो कौन सी स्किल्स होती हैं? स्किल्स जो हमें चाहिए होती है स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी के लिए, जैसे कि पेन चेंज करती हूँ, मोनोटोनस हो जाता है सेम पेन. अब पढ़ते हैं हम लोग स्किल्स जो जरूरी है स्पीकिंग की प्रोफिशिएंसी के लिए. द फर्स्ट इज ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस. दिस इंक्लूड्स यूजिंग करेक्ट ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन. करेक्ट ग्रामर बोलोगे तो करेक्ट तरीके से आप क्या कर सकते हो? स्पीकिंग यूज कर सकते हो. टू स्पीक करेक्टली यू नीड टू यूज करेक्ट ग्रामर. इसके अंदर साउंड्स भी आती हैं, सही साउंड समझो, सही एनोटेशन समझो, सही रिदम समझो, सही लिंकिंग एंड एसिमुलेशन एंड एडिक्वेट वोकैबुलरी रखो. अपनी वोकैब भी अच्छी रखो. एटलीस्ट बेसिक चीजें सबको पता होनी चाहिए. आपको थिसॉरस या वोकैबुलरी की जो बुक होती है या डिक्शनरी जो होती है उन्हें जरूर रीड करना चाहिए. ठीक है. देन वी हैव द स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस. ग्रामर सही होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी भी सही होनी चाहिए, बोलने का तरीका भी बिल्कुल सही होना चाहिए. द यूज ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, फॉर एग्जाम्पल आपके जेस्टर्स या फिर आपका सर्कमल्यूशन या फिर आपका टॉपिक सिलेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए. जैसे कि अगर आप मुझसे कुछ बात कर रहे हो और आप अपने दिमाग में क्लियर नहीं हो, आपका टॉपिक ही आपको क्लियर नहीं है, आप किसके बारे में बोल रहे हो, तो आप कभी ढंग से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे. आपके जेस्टर्स अगर सही नहीं है, अगर आपने मुझे बोला कम इन और आप बोल रहे हो कम इन, तो आपके जेस्टर्स ही सही दिए तो लोगों को आपकी बातों पे यकीन होगा ही नहीं. तो जेस्टर्स, सर्कमल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बोथ आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. दो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली है आपकी ग्रामर कॉम्पिटेंस, उसके बाद है आपकी स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस. देन यू हैव योर सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग रजिस्टर, स्पीच एक्ट्स एंड एनोटेशन are called as socio-linguistic competence. Socio-linguistic competence कि आपके पास appropriate set of words है. रजिस्टर क्या होता है? सेट ऑफ वर्ड्स. एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं हर प्लेस के अपने अपने. अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सबने नींबू पानी पिया होता है? नींबू पानी, हाँ. तो अगर आप बॉम्बे की साइड जाओगे ना तो वो नींबू पानी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे उसे शिकंजी कहते हैं. ठीक है. दिल्ली में शिकंजी बहुत बोला जाता है. तो आप हर जगह के अपने अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रजिस्टर. जो किससे इन्फ्लुएंस करते हैं? आपकी सोसाइटी या आपके कल्चर से इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. तो उसके हिसाब से आप क्या बोलते हो? उन रजिस्टर आपको पता होने चाहिए, आपको वो स्पीच एक्ट्स पता होने चाहिए, वो एनोटेशन पता होने चाहिए लैंग्वेज को यूज करने के लिए. जैसे अब दिल्ली में वड़ा पाव इतना फेमस नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप बॉम्बे जाओगे तो वड़ा पाव बहुत फेमस है. यही होता है कुछ सेट ऑफ वर्ड्स जो आपको हर जगह पे दिखेंगे.
एक और एग्जाम्पल, जैसे आई कॉल माई रोटी एज चपाती समटाइम्स, चपाती, लेकिन मेरी जो सिस्टर है जो बॉम्बे में रहती है, शी कॉल्स इट फुल्का। ठीक है, तो हर कोई अलग अलग बोलते हैं, रोटी को, चपाती को हर कोई अलग अलग तरीके से बोलता है। ये आपकी सोसाइटी, आपके कल्चर के हिसाब से अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो चले आ रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस इन स्पीच एंड कोहेशन इन स्पीच इज इंपॉर्टेंट। डिस्कोर्स क्या होता है? इट्स लाइक अ टॉपिक, इट्स लाइक कॉन्टेक्स्ट। आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो आपका डिस्कोर्स बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल कोहेरेंस में होना चाहिए। देयर शुड बी कोहेरेंस बिटवीन, कोहेरेंस इन स्पीच एंड कोहेशन इन स्पीच। आपकी स्पीच बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और लोगों को समझ आनी चाहिए। स्पीच और स्पीच की एक्ट्स के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए। Then basic interpersonal communication skills, BICS। होता क्या है इंटरपर्सनल स्किल्स? हमने पिछली बारी बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके अंदर आई टोल्ड यू कि देयर आर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑल्सो। इंटरपर्सनल होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है? व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग। इंटरपर्सनल दो पीपल, टू पीपल आर टॉकिंग। इंटर, ठीक है। इंट्रापर्सनल क्या होता है? आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। ट्रांसपर्सनल क्या होता है? ट्रांसपर्सनल क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है पर, और या फिर वो यहां प्रेजेंट नहीं है, मैं उससे बात कर रही हूं। जैसे कि अगर मैं गॉड से बातें कर रही हूं, अगर मैं, मेरी कोई किसी रिलेटिव की डेथ हुई है, मैं उनके बारे में याद करके कुछ बात कर रही हूं, तो वो क्या है? ट्रांसपर्सनल। एंड इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल होता है व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। ठीक है। एंड इंटरपर्सनल क्या होता है? टू पीपल आर टॉकिंग। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन होता है व्हेन टू और मोर देन टू पीपल आर टॉकिंग। और मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन होता है जब आपको पता ही नहीं है कौन कौन बात कर रहा है, तो इट्स अनलिमिटेड। अब होता क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। Basic interpersonal communication skills are language skills needing to interact in social situations. आप एक social situation में, एक से स्कूल में, स्कूल इज अ सोशल स्पेस, वहां बहुत तरीके के डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, तो इट इज अ सोशल स्पेस। तो आप सोशल स्पेसेस में लोगों से कैसे बात करते हो? भाई अपने घर पे तो आप कुछ मर्जी करो, मम्मी बोलती होंगी ना, तूने इतनी बदतमीजी मेरे सामने कर ली है, मैंने तो सह ली है, अब कोई और के सामने करेगी ना, वो नहीं सहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई मम्मा पापा को पता है आप कैसे हो, वो जानते हैं आपको, बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल, दे डोंट नो यू। तो यही कि आप सोसाइटी में कैसे डील करोगे लोगों से, आप बाकी लोगों से कैसे बात करते हो, वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। पेरेंट्स आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपकी बात मानेंगे, हमेशा आपके पास वापस आएंगे। आपने कुछ गलत भी बोला है तो भी मान जाएंगे, रादर देन द अदर पर्सन जो आपकी छोटी सी बात पे गुस्सा हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए बात करने की कि लोगों को बुरा ना लगे, सबके साथ आपकी बने। इन्हें हम कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल रेफर टू कॉन्टेक्स्ट बाउंड face-to-face communication like language first learned by toddlers and preschoolers. This term is often credited to Jim Cummins in 1987. तो ये कहता है कि बच्चा छोटी सी एज से लैंग्वेज बोलना सीखता है, एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, फेस टू फेस अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर कर। और सबसे पहले एक टॉडलर के बारे में, एक टॉडलर मतलब अभी अभी छोटा सा बच्चा चलना स्टार्ट हुआ है, एक ऐसा बच्चा जो प्री स्कूल में है, ये सेंटेंस, ये टर्म BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिम ने स्टार्ट किया था in 1987. So BICS is often referred to as a playground English or survival English. प्लेग्राउंड इंग्लिश, दोस्तों के साथ खेलते खेलते बच्चा सीख गया। तो यहाँ पे क्या है? सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। यही बात तो थी जो जॉन डेवी ने भी कही थी। जॉन डेवी ने भी यही कहा था कि बच्चे को स्कूल भेजो, जब वो स्कूल जाएंगे तो वो हैंड्स ऑन लर्निंग करेंगे और 2-3 लोगों से मिलेंगे और ज्यादा सीखेंगे। इसे सर्वाइवल इंग्लिश भी कहा जाता है।
Then we have CALP. CALP is Cognitive Academic Language Proficiency. Cognitive Academic Language Proficiency is an instructional model designed to increase the achievement of English language in students. अब अगर adults की बात करोगे, अगर थोड़े बड़े बच्चों की बात करोगे तो उनके लिए होता है Cognitive Academic Language Proficiency. It is an इंस्ट्रक्शनल मॉडल जो डिजाइन किया है बच्चे को प्रोफिशिएंसी दिलाने में इंग्लिश में. दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द cognitive learning theory that integrates the content area instruction with language development activities and explicit instruction in learning strategies. तो proper strategies सिखाते हैं, content के साथ साथ आपको develop कराते हैं different activities use कर ताकि आप सीख जाओ. जैसे ग्रुप डिस्कशंस, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज यूज करी ताकि बच्चे ज्यादा बोलना सीख पाए. ठीक है. दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड इन 1986 एंड इट इज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द क्लासरूम राइट नाउ एज वेल. ठीक है. तो जब छोटे बच्चों के लिए करते हैं यूज, तो छोटे बच्चों के लिए क्या यूज करते हैं? छोटे बच्चों के लिए हम बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल यूज करते हैं. थोड़े बड़े बच्चों के लिए हम कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यूज करते हैं. In this, students are taught to use the learning strategies derived from cognitive models of learning to assist their comprehension and retention of both language skills and concepts in the content areas. तो एक content दे दिया जाता है, उसकी बेसिक एक कंटेंट है आपके पास, एक कंटेंट है, उसके थ्रू आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझते हो, डिफरेंट स्किल्स समझते हो, अच्छे से लैंग्वेज समझते हो. ये एक कॉग्निटिव मॉडल है, ये आपके ब्रेन को टारगेट करता है. इट इन्वॉल्व्स लैंग्वेज ऑफ लर्निंग व्हिच अनेबल्स स्टूडेंट्स टू प्रॉब्लम सॉल्व. ये बच्चे को क्या सिखाता है? बच्चे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है. तो ये क्या पर्पस है इसका? एक बच्चे को इतना ज्यादा सक्षम बना देना, इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट बना देना कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाए. हाइपोथेसिस, अपने हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव स्टेटमेंट्स खुद ही इमेजिन कर सके, प्रॉपर इमेजिनेशन आ जाए उसके अंदर, तो प्रॉपर इमेजिन कर सकता है, उसकी रीजनिंग अच्छी हो जाए, उसे रीजन देना आ जाए, उसको अपना खुद का होमवर्क खुद करना आ जाए, खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम करना आ जाए, खुद की रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ के अंदर भी वो चीजों को यूज कर पाए. तो इट इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग which enables the children to problem solve, hypothesize, then imagine, reason and project into situations which they do not have no personal experience. तो एकदम से पर्सनल एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद जब वो इतनी सारी चीजें खुद कर लेता है, तब वो क्या है? दिस लैंग्वेज बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग. आपने सीख ली है वो लैंग्वेज, एंड दिस इज व्हाट दिस टाइप you call it as the cognitive academic language proficiency. ठीक है. तो CALP याद रखेंगे सब. CALP किसके लिए है? एडल्ट के लिए है. लेकिन BICS किसके लिए है? ये हमारे टॉडलर्स के लिए है, टॉडलर्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए है. अगर छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ऐसे याद रखो. बेसिक BICS से बेसिक याद रख लो, नहीं आई नो, बट ऐसे याद रख लो कि बेसिक है ये. तो बेसिक तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं. और CALP कैल्प है, ये तो कैल्प तो बड़े लोगों को होना चाहिए ना, तो बड़ा है कुछ एडल्ट्स के लिए, तो एडल्ट्स. ठीक है. कुछ ऐसे याद रखना का ट्राई कर सकते हो. ओके. सो आई होप अब सबको समझ आया. क्विकली देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा. तो आज हमने सीखा कि लैंग्वेज की कुछ स्किल्स है और स्किल्स के अंदर हमें प्रोफिशिएंसी प्राप्त करनी है, तो वो कैसे हो सकता है. स्किल्स कौन सी हैं? सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक लिसनिंग स्किल है. उसके लिसनिंग स्किल्स के अंदर हमें प्रोफिशिएंट होने के क्या क्या स्टेप्स हैं, हमने वो सारी चीजें देखी. हमने टाइप्स ऑफ लिसनिंग भी पढ़ा, हमने हियरिंग क्या होता है, लिसनिंग क्या होता है, ये भी पढ़ा. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने देखा रीडिंग, उसके बाद हमने देखा राइटिंग,
राइटिंग और लास्ट में हमने देखा स्पीकिंग। तो ये चारों स्किल्स और चारों स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके, उनके कुछ टाइप्स, उनके अंदर मिलने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को हमने आज क्लास में पढ़ा। और हमारा एम क्या है कि हम लोग हमारी L2 के अंदर क्या बन जाए, प्रोफिशिएंट। और प्रोफिशिएंसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हर बच्चे को प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। ये एक रेमेडियल क्लास नहीं है, बिना प्रोफिशिएंसी के आगे बढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, सबको समझ आया? अब हमारी आई थिंक 1 या 2 क्लासेस ही बची हैं, देन अच्छी तरीके से पेडागोजी हो गया है। और फिर हम करेंगे क्या, हम लोग करेंगे एमसीक्यूज थोड़े से। एक दिन एमसीक्यू की क्लास आई विल टेक, उस दिन सब आएंगे और हम लोग क्लास में ही वो चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको कोई कुछ चीज पूछनी है मुझसे? इज एवरीथिंग क्लियर? सब चीजें क्लियर है? ऐसा कुछ जो ना समझ आया हो? नेहा, देशराज, मनीष, बिंदु, अनीता, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी या देखोगे आप, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो यू हैव टू आस्क मी। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। आई विल, एंड मीनू एज आई प्रॉमिस्ड यू, आई विल से कि अभी तक अपलोड नहीं हुई है पीडीएफ, तो पीडीएफ भी अपलोड हो जाएंगी। बाकी क्लासेस आपके पास है तो आप दोबारा क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप पढ़ाने का तरीका सबको समझ आ रहा है और चीजें भी सबको समझ आ रही है। ठीक है, तो कैन वी वाइंड अप द क्लास? क्लास एंड कर दे? चलो ठीक है, तो ये वाली पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी। यस, ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप सबसे पहले ये मेरे सामने ड्रॉ कर लो, एक बारी ये ड्रॉ कर लो मेरे सामने, फिर हम कर देते हैं क्लास एंड, एंड ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास का जिस्ट है ये। ठीक है, स्किमिंग जैसा। एंड हैव अ वंडरफुल डे। इसके बाद आई विल एंड द क्लास। ओके, आप यू वांट कि मैं एक बार गो थ्रू कर दूं सारे टॉपिक्स के साथ? ओके अनुराधा, ब्रिलियंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक बार ही गो थ्रू कर लेते हैं सारे टॉपिक से। तो अभी हमने क्या देखा कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 2 पार्ट्स हो सकते हैं। एक होता है किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड करना, एक होता है किसी चीज को आर्टिकुलेट करके उसे एक्सप्रेस करना। ठीक है, अब हम लोग अगर किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं तो हम करते हैं लिसनिंग और रीडिंग, जिन्हें हम रिसेप्टिव एक्टिविटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? रिसेप्टिव स्किल्स भी कहते हैं। और अगर हम किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ उन्हें दे रहे हैं, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्टिव स्किल्स का यूज करते हैं, जो कि होती है हमारी स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग एंड रीडिंग के अंदर आप लोकल लेवल, ग्लोबल और इन्फ्रेंशियल लेवल पे कुछ भी पढ़ सकते हो। स्पीकिंग के लिए क्या क्या जरूरी है? आपकी एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों का प्रयोग आपको करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे पहला, प्रोफिशिएंसी हर बच्चे के लिए होती है, हर बच्चे को मिलनी और आनी जरूरी है प्रोफिशिएंसी। ठीक है, अब प्रोफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है आप ग्रामर में घुस जाओ, भाई ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, नहीं, आप बोलने में भी अच्छे होने चाहिए। तो इट इज अबाउट कम्युनिकेशन, नॉट अबाउट ओनली द रूल्स। इंटीग्रेटेड एंड इम्बाइब्ड इन करिकुलम, जरूरी है कि प्रोफिशिएंसी एक करिकुलम में ही हो। ये नहीं है भैया ठीक है सब सीख लेंगे धीरे धीरे, रेमेडियल क्लासेस में देख लेंगे, नहीं, हमारे करिकुलम में है, बिना आए आप आगे नहीं बढ़ाओगे। बच्चे को आपको सारी चीजें वहीं पर ही सिखानी पड़ेंगी। दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इम्बाइब्ड इन द करिकुलम।
उसके बाद मिक्स्ड मेथड। अब आप प्रोफिशिएंसी कैसे दिला सकते हो बच्चे को? भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड्स यूज कर कर। हो सकता है आप बच्चे को अगर एक तरीके से समझ नहीं आया तो दूसरी तरीके से समझाओ, अगर उस तरीके से समझ नहीं आया तो मिक्स करके समझाओ कुछ चीजें, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड। रेडीनेस टू एंगेज विद एकेडमिक इंग्लिश। अब जरूरी है कि एकेडमिक इंग्लिश के अंदर भी प्रॉपर तरीके से प्रोफिशिएंसी हो। और क्या जरूरी है? 4 डोमेन्स जरूरी है प्रोफिशिएंसी में। वो 4 डोमेन्स है आपके स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं? कुछ प्रोड्यूस करते हो, जैसे कि योर स्पीकिंग एंड योर राइटिंग। रिसेप्टिव स्किल्स है लिसनिंग एंड रीडिंग, और ये चारों स्किल्स जरूरी है टू अंडरस्टैंड समथिंग। फिर हमने देखा कि लिसनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिससे आप चीजों को सीखते हो, डिकोड करते हो लैंग्वेज को, और उसको इंटरनलाइज करते हो, उसे समझते हो, उसे इंटरप्रेट करते हो, मैसेज को इंटरनलाइज करते हो। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या करते हैं? आपके हियरिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स, उन सबको टारगेट करते हैं ताकि आप एक परस्यूट करो एक नॉलेज का और एक प्रॉपर नॉलेज गेन कर लो। आप एक रीडिंग स्किल्स के साथ कैसे नॉलेज गेन करते हो? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने रेडियो से कोई पैसेज सुना, पैसेज को सुन के आपने उससे कुछ प्राप्त किया, उसे आप कहते हो इनपुट। उस इनपुट को समझने के लिए आपने मेंटल पिक्चर्स बनाई, तो उसे हम कहते हैं मेंटल पिक्चर मेकिंग। उसके बाद आप उसे अप्लाई करते हो और लास्ट में वर्ड में भी यूज करते हो। तो आप इस तरीके से मेंटल पिक्चर बनाओगे। अगर वो मुश्किल है तो उसके बहुत मतलब हो सकते हैं, अगर वो इजी है तो इजीली उसका एक ही मतलब होगा हर किसी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हो उस नॉलेज को, और लास्ट में आप उसे इंटरनलाइज करके वर्ल्ड के हर जगह पे भी यूज करते हो। आपको मैंने पॉल्यूशन के बारे में पैसेज दिया, आप समझोगे और आगे भी लोगों को बताओगे, ठीक है। तो वो क्या होता है? यूजिंग द नॉलेज इन द होल वर्ल्ड। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कुछ सुन रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, तो आपके सेम पेज पे होना चाहिए दूसरे वाले को भी, उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, आपकी सिचुएशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग, अलग अलग तरीके की लिसनिंग हो सकती है, जैसे कि एक्सटेंसिव लिसनिंग। अगर मजे के लिए आपने सुना कोई म्यूजिक तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग। लेकिन अगर आप इंटेंसिव लिसनिंग कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें एक साथ सुन रहे हो और उसे एनालाइज भी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपका प्रॉपर एम है उसे अंडरस्टैंड, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव लिसनिंग। Then we have difficulties that you can face in listening. ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान हट गया हो, ऐसा हो सकता है कि आपने कम इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर दिया हो, ऐसा हो सकता है आपने स्ट्रेस पैटर्न नहीं समझे, ऐसा हो सकता है आप ज्यादा इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। अब आप बच्चों की टेस्टिंग कैसे कर सकते हो लिसनिंग में? आप बच्चों को एमसीक्यूज दे सकते हो। आप बच्चों को क्या कर सकते हो? एमसीक्यूज दे सकते हो। आप बच्चों को शॉर्ट आंसर लिखने के लिए दे सकते हो। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करा सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कुछ चीजें आप चाहते हो वो लिखे, फिलअप्स दे सकते हो, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। डिक्टेशन दे सकते हो, नोट मेकिंग करा सकते हो। ऐसा ही पैसेज आप बच्चों को सुनाते हो जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें हो और नोट टेकिंग भी करना इजी हो। उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सुन के तो समझ आता है, लेकिन आप रीड करके भी समझ सकते हो। रीडिंग के अंदर आप क्या करते हो? ड्राइव करते हो मीनिंग को। मीनिंग को जो आप क्या है, जो आपके पास सिंबल्स है उन्हें डिकोड करते हो, उन्हें समझते हो। इट्स लाइक अ कॉग्निटिव प्रोसेस। मीनिंग मेकिंग करते हो। जो भी चीज आपको ग्राफिकली लिखी हुई दिख रही है, आप उसे पढ़ने का, समझने का ट्राई करते हो और मीनिंग क्रिएट करते हो। लिंग्विस्टिकली भी कोरिलेशन है उसका और ग्राफिकली भी कोरिलेशन है। इन सब रिलेशन से क्या समझ आता है? आपको आते हैं मीनिंग। तो मीनिंग मेकिंग आप करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग मेकिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग। बहुत इजी है। स्लो रीडिंग, धीरे धीरे किसी चीज को पढ़ना, मोस्टली बच्चे करते हैं ऐसे रीडिंग।
फास्ट रीडिंग, जल्दी जल्दी पढ़ लेना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, या मैंने पैसेज पढ़ा हुआ है, या मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी कर रही थी, जल्दी जल्दी मैंने पढ़ लिया, दैट इज फास्ट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग है एक एक चीज को बारीकी से देखकर, आप उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आंखों से देखकर मेंटल प्रोसेस यूज कर रहे हो, उसे हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग है, टीचर ने बोला क्लास में पढ़ के दिखाना है, लाउडली बोल रहे हो, सुनना, बोलना, देखना, हर चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पे। तो इट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज दैट यू डू टुगेदर। कभी अगर आपने रीड किया हो तो कुछ चीज अगर आप धीरे से रीड करते ना साइलेंटली, तो आपका मेंटल यूज होता है ज्यादा, और अगर आप बहुत ज्यादा बोल के करते हो तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगती है। तो इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों होते हैं, उसमें सिर्फ मेंटल होता है। उसके बाद है स्किमिंग, सरसरी तौर से किसी चीज का जिस्ट ले लेना, होल का जिस्ट ले लेना, पूरी चीजों के अंदर का निचोड़ निकाल के पढ़ लेने को हम कहते हैं जिस्ट रीड करना। जल्दी जल्दी आप इस टाइम पे रीड कर लेते हो। स्कैनिंग क्या होता है, पूरे टेक्स्ट में से कुछ पार्ट ही इंपॉर्टेंट है उसे बाहर निकाल कर पढ़ना अच्छी तरीके से, उसे हम कहते हैं स्कैनिंग। उसके बाद इंटेंसिव रीडिंग होता है, भरपूर तरीके से पढ़ना डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। एंड एक्सटेंसिव रीडिंग होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, लेकिन बहुत सारा पढ़ना, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना, लेकिन थोड़ा कम अच्छी तरीके से कह लो, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हो। देन आती है राइटिंग प्रोफिशिएंसी। राइटिंग के लिए ग्रामर, सिंटेक्स, वोकैबुलरी, आपकी इंफॉर्मेशन को इन्फर करना, आइडियाज लेना, नॉलेज गेन करना, हर चीज जरूरी है। आपके थॉट्स, आपके एक्सपेक्टेशंस, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सही आंसर्स लिखना, अपने आंसर्स खुद कंस्ट्रक्ट करना, जो पैसेज में लिखा है नीचे नहीं उतार देना, अपने आप उसको करना, ये सारी चीजें जरूरी होती है। अब आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग एक तरीके का प्रोडक्टिव स्किल है जिसके अंदर आप बोलकर बच्चों को कुछ सिखाते हो। तो उसके अंदर आप अपने ओपिनियंस, अपने इंटेंशंस, अपनी होप और अपने व्यू पॉइंट कुछ भी देकर बच्चों को सिखा रहे होते हो, या बोल रहे होते हो, या बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। दैट इज द स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी। ठीक है, स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है बच्चा? ऐसा हो सकता है कि उसे लगे कि वो इतना फ्लुएंट नहीं है, ऐसा हो सकता है उसको लगे कि वो इतना एक्यूरेट नहीं है। अगर टीचर ने उसे पहली बार में नहीं टोका तो वो गलती करता ही चला जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, या मे बी उसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, वो कंफ्यूज रहता है, इन्फर नहीं कर पाता अपनी इंफॉर्मेशन को ढंग से। तो कुछ स्किल्स अगर उसके पास होंगी ना तो अच्छी तरीके से बोल पाएगा। क्या स्किल्स है? स्किल को हम कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। स्किल्स को हम क्या बोलते हैं? स्किल्स को हम कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। कॉम्पिटेंस, स्किल्स, अच्छा वर्ड है ये कॉम्पिटेंस, सब याद रखना, ठीक है। तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, जिसको ग्रामर के बारे में पता हो, साउंड, एनोटेशन, स्ट्रेस, रिदम, लिंकिंग, एसिमिलेशन, वोकैबुलरी एक्सेट्रा। स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस। स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस होती है जिसके अंदर आपको स्ट्रैटेजीज पता है, जेस्टर्स पता है, सर्कमल्यूशंस पता है, आपको टॉपिक सिलेक्शन अच्छा है, आपके जेस्टर्स, आपकी हैंड्स यूज करके लोगों को समझाना, ये सारी चीजें बहुत एक्सप्रेसिव है। तो आपके पास क्या है? स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस है, आप अच्छी तरीके से बच्चों को समझा सकते हो। देन है सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, आपको सोसाइटी के कल्चर के साथ साथ चलना आता है, आपको वहां के रजिस्टर मतलब लोकल वर्ड्स जो हैं, आपकी वहां की स्पीच एक्ट्स, आपका एनोटेशन, सब कुछ क्लियर है। रजिस्टर का मतलब क्या होता है? योर लोकल वर्ड्स, लोकल लैंग्वेजेस जो सोसाइटी के साथ मिक्स होते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर हमेशा साथ साथ चलता है, कल्चर, सोसाइटी, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, एक प्रॉपर टॉपिक निकाल के बात करना, डिस्कोर्स होता है। कोहेरेंस होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो, जो आप यकीन करते हो, जो आप समझा रहे हो, अगर डिस्कोर्स ही गलत है तो कोई भी आपसे कन्विंस नहीं हो पाएगा। फिर हमने पढ़ा कैसे बच्चे को सिखाया जाता है। तो सबसे पहले जिम कमिंस ने इन 1987 बोला कि एक तरीका है BICS, जिसे कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसके अंदर दो बच्चे, दो छोटे छोटे टॉडलर्स एक साथ खेलते खेलते चीजें सीख जाते हैं।
उसे हम कहते हैं प्लेग्राउंड इंग्लिश और सर्वाइवल इंग्लिश। प्लेग्राउंड भाई सीखते खेलते खेलते प्लेग्राउंड के तरीके से आप इंग्लिश सीख गए हो, ठीक है। इसके अंदर आप फेस टू फेस बच्चा बात कर रहा है किसी से, दैट इज BICS। उसके बाद हमने बात करी योर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है जिसके अंदर आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट बन गए हो टू यूज इट इन अदर एरियाज, टू यूज इट इन योर लाइफ, right? So it's the cognitive academic language proficiency to achieve the proficiency in English language. So it's a cognitive learning theory. Cognitive मतलब brain, दिमाग से यूज होने वाली, जो कब बनी थी 1986 के अंदर बनी थी for the adults, ताकि एक बच्चा लैंग्वेज को लर्न कर पाए। So it involves the language of learning, एक ऐसी लैंग्वेज जिससे आप सीख पाते हो और क्या कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्व, हाइपोथेसिस बना पाते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, इमेजिन करते हो, रीजन देते हो, प्रोजेक्ट करते हो और रियल लाइफ सिचुएशंस में भी यूज करते हो। ऐसी लैंग्वेज आपको क्या कहती है, ऐसी प्रोफिशिएंसी को क्या बोलोगे, लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं, मोस्टली और स्कूल्स में होते हैं, टॉडलर्स में होते हैं, उनसे बड़े थोड़े होते हैं और वो रियल लाइफ सिचुएशन से चीजों को सीख जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी हमने चीजें की थी, यही है हमारी 4 स्किल्स, और चारों स्किल्स को कैसे आप सीख सकते हो और प्रोफिशिएंट कर सकते हो अपने आप को। ओके, आई होप अब अनुराधा आपको सबको समझ आ गया होगा। With this, I will wind up my class. Thank you so much for attending the class. अगर ऐसे ही कोई भी डाउट हो तो you are free to open and free to ask. हमेशा I am there for you. And अगर कोई चीज ना समझ आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं, प्रॉबेबली उस क्लास में हम पेडागोजी खत्म करने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। बहुत मजे करो लेकिन साथ में पढ़ाई भी। थैंक यू, बाय बाय।